प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। या भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख जो चुनौतियां हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, रजनी कोठारी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारतीय राजनीति के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनका एक कोटेशन है कि राजनीतिक विकास की बुनियादी समस्या एकीकरण की है, अर्थात नए राजनीतिक केंद्र बिंदु की स्थापना और दृढ़ीकरण, उनका बहुमुखी विकास, विभिन्न संस्थाओं का पलवन, विविधता को एक सूत्र में संग्रहण करके एक राष्ट्र का निर्माण, अर्थात एकीकरण करने की क्षमता का विकास करना ही राष्ट्रीय एकीकरण है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राजनीति के ऊपर डॉक्टर रजनी कोठारी ने राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में इस तरह की टिप्पणी की है। भारतीय दृष्टिकोण में राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ विविधताओं में एकता, जिसमें भाषाई, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, वर्गीय, जातीय आदि संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर सोचने का कार्य करने की क्षमता और इच्छा हो। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ इस तरीके से लिया गया, विविधताओं में एकता, अर्थात भाषाई, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, वर्गीय, जातीय आदि के संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर सोचने और कार्य करने की क्षमता और इच्छा हो, उसको हम राष्ट्रीय एकीकरण का नाम दे सकते हैं। कुछ राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे सबसे पहले माइनर वीनर ने कहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है उन पृथकतावादी आंदोलनों को की ओर ध्यान देना जो राष्ट्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजित करते हैं, अर्थात समाज में ऐसी विचार भी विद्यमान हो जो संकीर्ण हितों के स्थान पर राष्ट्रीय और सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद दूसरी जो परिभाषा है डॉक्टर एम राधाकृष्णन के शब्दों में, राष्ट्रीय एकीकरण एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में रहता है। ये चेतना है जो लोगों को सामूहिक रूप से सचेत कराती है। इसके बाद अगली जो परिभाषा है एच ए गनी के अनुसार, राष्ट्रीय एकीकरण समुदायगत भावना है। ये एक साथ रहने की भावना है, ये एकता की भावना है, ये एक विविधताओं में एकता है। यदि केवल एकता है तो एकीकरण की आवश्यकता नहीं, और यदि केवल विविधता में है तो एकीकरण संभव नहीं। एकीकरण विविधता को एकता में बदलने की मांग नहीं करता, ये विविधताओं में एकरूपता की मांग करता है जो एकता की ओर ले जाती है। इनमें विविधताओं और विशिष्टताओं को बनाए रखा जाता है। एच गनी ने इस तरीके से इसको परिभाषित किया है। इसके बाद प्रोफेसर श्रीनिवास
ने कहा है कि विभाजनकारी प्रवृत्तियां आज भी अस्तित्व में है और भविष्य में भी कई वर्षों तक बनी रहेगी। ये भारत देश की एक नवीन कल्पना है जिसे सत्य रूप होने में काफी समय लगेगा। प्रोफेसर श्रीनिवास ने इस तरीके की टिप्पणी की है। देखिए, ये राष्ट्रीयकरण का अर्थ और राष्ट्रीय एकीकरण की जो परिभाषा थी माइनर विनर की, डॉक्टर एम राधाकृष्णन की, एच ए गनी की और प्रोफेसर श्रीनिवास ने जो राष्ट्रीयकरण को अपने अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, उसकी ऊपर हमने चर्चा की है। उसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है, या राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो बिंदु है राष्ट्रीय एकीकरण का बाधक तत्व कहेंगे इसको, राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष जो सबसे पहली चुनौती है कास्टिज्म, जातिवाद है। जातिवाद समय समय पर अपने विभत्स स्वरूप में प्रदर्शित करके देश की एकता को आघात पहुंचाता है। सामाजिक क्षेत्र में जाति संबंधी भेदभाव आज भी कायम है। राजनीतिक अवसरवादिता को बढ़ाने में जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भी हमारे देश में मतदान जाति के आधार पर ही होता है। सभी दलों के जो नेता हैं, प्रचारक हैं, वो अपने दलीय उम्मीदवारों के लिए जाति का उपयोग करने में नहीं हिचकते और प्रशासनिक अधिकारी में भी ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और वे अपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं। एम के श्रीनिवास ने लिखा है कि जाति को गौण रूप में इस तरह स्वीकार नहीं किया जाता है कि यह सर्वत्र सामाजिक कार्य की इकाई है। देखिए, 1968 में द्वितीय राष्ट्रीय एकीकरण परिषद में कहा गया था कि धर्म और जाति पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं या करती रही हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आरक्षण प्राप्त जातियां संगठित होकर आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए दबाव डालती है। पिछड़ी जातियां संगठित होकर नवीन आरक्षण सुविधाएं प्राप्त करने में सफल होती है, तो दूसरी ओर अन्य स्वर्ण जातियां आरक्षण को जातिगत आधार से हटाकर आर्थिक आधार पर करने पर बल देती है। तीनों ही दृष्टिकोण जातीय हित के दृष्टिकोण से बंधे होने के कारण संकुचित हैं। देखिए, मंडल विवाद के कारण उत्तर भारत में जाति विवाद विशेषकर उत्तर प्रदेश में चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है और ये देखा गया है कि पिछले जितने भी 91 से 91 का 1996 का 1998 का 1999 और 2004 और 2009 और उसके बाद 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें जातिगत समीकरण उभर कर सामने आए। जैसे कुछ जातियां भाजपा के साथ है, कुछ जातियां बसपा के साथ है और कुछ जातियां लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के साथ है। यहाँ राजनीति जातीय आधार पर हो रही है, न कि प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर। तो भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कास्टिज्म, जातिवाद है। दूसरा है भाषावाद। देखिए, भाषागत विविधता ने क्षेत्रीयता की भावना को उकसाया है और भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है और भाषा के आधार पर समय समय पर
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भाषा के आधार पर विभिन्न प्रांतों की मांग हुई थी। नया महाराष्ट्र गुजरात राज्य बने, पंजाबी सूबे की मांग स्वीकार कर ली गई। भाषाई संबंधी वाद विवाद के कारण देश में भाषाई दंगे भी हुए, जो कहीं कहीं तो इतने लज्जास्पद रूप धारण कर गए कि सभ्य देश के लिए उसे शर्म की बात कही जानी चाहिए। देश स्वतंत्र होने के बाद से ही भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र निर्धारित करने वालों की संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता में शिक्षा केंद्रों, प्रशासनिक सेवाओं में क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता बाधा है, क्योंकि इससे देश के योग्यतम नागरिकों की सेवाओं से वंचित रह जाता है और नागरिकों के एक दूसरे राज्य में आदान प्रदान में रुकावट पैदा होती है। भाषागत राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया 28 राज्य भारत में आज 28 राज्यों नवंबर 2000 में बने नए 3 राज्यों सहित इनका निर्माण हो चुका है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। गोरखालैंड और तेलंगाना तो स्टेट बना दिया भारत सरकार ने, इसी के उदाहरण है। और भाषा के आधार पर धीरे धीरे पृथकतावाद पनप रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। सांप्रदायिक दल, देखिए भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष जो चुनौती है, थर्ड, सांप्रदायिक दल। सांप्रदायिक दलों की दूषित नीति और घृणित प्रचार के कारण भारत का विभाजन हुआ है। इन्हीं दलों की कृपा से विभाजन के समय दोनों देशों के बीच पाशविकता का नगर नृत्य भी हुआ था। पंजाब ने भाषा की आड़ में से लेकर एक सांप्रदायिक राज्य बनने के सौंपन देके और उसके लिए आंदोलन भी चला दिया। दूसरे संप्रदाय ने इसका विरोध किया और पंजाब सांप्रदायिक तनाव का अखाड़ा बन गया। 5 वर्ष तक वहां राष्ट्रपति शासन चलता रहा। दिन पर दिन अलगाववादी आतंकवादी प्रक्रियाएं बढ़ती रही। केरल में साम्यवादी दल को पराजित करने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के गड़े मुर्दे में प्राण फूके और फिर मुस्लिम सांप्रदायिकता संपूर्ण देश में सिर उठाने लगी। हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाली संस्थाएं हिंदू का अर्थ न समझकर हिंदुओं को एक संप्रदाय बना बैठी है। भारत के ये दो संप्रदाय एक दूसरे के प्रति सहिष्णु नहीं हो पाए। डॉक्टर श्री डी बसु ने अपनी पुस्तक भारत का संविधान एक परिचय में लिखा है कि 1980 के साधारण निर्वाचन से धार्मिक अल्पसंख्यकों ने ऐसी आक्रामकता प्रस्तुत की है, तो एक तरफ तो ये विद्यमान संविधान के आधार के विरुद्ध है और दूसरी तरफ ये मांगे उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनादर भी करती है। ये मांगे मुसलमानों द्वारा रखी गई थी, किंतु अब ईसाई, सिख, बौद्ध जैसे अन्य अल्पसंख्यक भी उन्हें अपने सांप्रदायिक हितों के लिए दोहरा रहे। इन्हें स्वीकार करने से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एक दूसरा पाकिस्तान बनेगा। ईसाइयों के लिए भी ईसाईस्तान बनेगा और मुसलमानों के लिए इस्लामी गणतंत्र बनेगा, या सिखों के लिए खालिस्तान बनेगा और बौद्धों के लिए बुद्ध गणराज्य की स्थापना होगी। ये मांगे। इसके बाद क्षेत्रीय भक्ति, देखिए क्षेत्रवाद या प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना भी राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए एक अवरोधक तत्व है। क्षेत्रवाद और प्रांतीयता की भावना ने लोगों पर इस तरह कब्जा जमा रखा है कि राज्य के संकुचित हितों के लिए राष्ट्रीय भावना को पीछे धकेल देते हैं। क्षेत्रवाद का दुष्प्रभाव राज्यों के आपसी संबंधों पर ही पड़ता है। पड़ोसी राज्यों में भाषा, सीमा, नदी जल आदि प्रश्नों को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं और विभिन्न राज्यों की जनता के बीच खाई बढ़ने लगती है। मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद और चंडीगढ़ के प्रश्न पर पंजाब हरियाणा में कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद की इसी संदर्भ में देखा गया। इसके बाद अगला जो बिंदु है
भारतीय राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बाधा का या समस्या का धर्मांता। राष्ट्रीय एकता में धर्मांता भी एक बड़ी समस्या है। यद्यपि धर्म नैतिक शक्ति प्रदान करता है, किंतु भारत में विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का कुरूप स्वरूप विद्यमान है। आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम समस्या अपना सिर उठाए हुए। दोनों जातियों के लोगों की बड़ी संख्या में आज भी धार्मिक कट्टरता अपना प्रचार जमाए हुए। एक धर्मावलंबी अधिकारी अपने ही धर्म के मानने वालों को अधिकाधिक सहायता देता है। ये बातें राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचाती है। अगला जो राष्ट्रीयकरण में बाधक तत्व है, समस्या है, आर्थिक असमानता, जिसको हम निर्धनता भी कहते हैं। आर्थिक विषमता भी एकता के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करती है। निर्धनता एवं आर्थिक असमानता समाज में असंतोष को जन्म देती है। यह असंतोष समाज और सामाजिक व्यवस्था एवं शासन सभी के प्रति अविश्वास के भाव में वृद्धि करता है। इसमें हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बल मिलता है और हमारे देश में अधिकांश लोग निर्धन तथा अभावग्रस्त हैं। उनको मेहनत मजदूरी करने पर भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अति विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस आर्थिक असमानता से भी भारत में भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। राजनीतिक दलों का पतन, नैतिक पतन। देखिए, राजनीतिक दलों का नैतिक पतन करीब करीब खत्म हो गया है और ये राजनीतिक दल दलगत स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। राष्ट्र हितों की अपेक्षा दलगत स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। राजनीतिक दल स्वयं जातीयता, क्षेत्रीयता व सांप्रदायिकता को प्रश्रय देते हैं और प्राय सभी राजनीतिक दल के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये जाति, धर्म, भाषा आदि द्वारा मत प्राप्त करके जीतने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते। इसने दल बदल की राजनीति और बदलती मैत्रियों को भी जन्म दिया है। इसने राजनीतिक स्थिति और उसके आधार को अस्थिर बना दिया है। केरल राज्य में सांप्रदायिक मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन को निकृष्ट और अवसरवादिता की संज्ञा भी दी जा सकती है। इसके बाद समाचार पत्रों की गलत नीति। देखिए, देश के कितने ही समाचार पत्रों ने राष्ट्र एकता के उद्देश्य को भुला दिया है। कितने ही पत्र तो जीवित ही जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीय भावना के कारण इन भावनाओं को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही इन पत्रों का उद्देश्य रहा है। एक आदर्श का अभाव। समाज से विघटनकारी तत्वों के सिर उठाने का महत्वपूर्ण कारण जनता के सामने एक आदर्श का अभाव है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय जनता के समक्ष भारत की स्वतंत्रता का सामान्य उद्देश्य था देश का निर्माण एवं विकास। इसका विकल्प नहीं हो पाता है। अगला राष्ट्रीयकरण के सामने जो चुनौती है वह भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये धुन की तरह काम करता है। जो घुन होता है उस घुन की तरह कार्य करता है और शासन और समाज को अंदर अंदर जर्जर बना देता है। वह भतीजावाद, रिश्वतखोरी आदि जनता के विश्वास को हिला देते हैं और लोकतंत्र सबल बनने के बजाय कमजोर होता जाता है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है सही शिक्षा का अभाव। देखिए, भारतीय राष्ट्रीयकरण के समक्ष जो चुनौती है उसका एक ही भी कारण है कि सही शिक्षा नीति का यह अभाव है। शिक्षा प्रणाली भी राष्ट्रीय एकता व न्यायालय में अपराधी है।
देश में जातियां, धर्मों और संप्रदायों के नाम पर इन्हीं के हित के लिए शिक्षा संस्थाओं का दुरुपयोग होने लगा है। विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति संप्रदाय के आधार पर होने लगी। इससे शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्र एकता का वातावरण नहीं पनप सका। अतः हम ये कह सकते हैं कि अनेक रूपता भारतीय जीवन का विशिष्ट गुण है। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीयकरण के भावात्मक तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो जातीय, भाषागत, धार्मिक, क्षेत्रीयता पर आधारित तत्व सामने आते हैं जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमने आज जो टॉपिक लिया था, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषाएं और राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष चुनौतियां या राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों के ऊपर हमने चर्चा की है। आप सभी को धन्यवाद।